हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडुलम मीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स 18 दिसंबर 2020 के। तो गाइस जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की। पहले हम प्रीवियस डे के जो न्यूज़ है और क्वेश्चन है उनको देखेंगे, फिर हम करंट डे की न्यूज़ देखेंगे। So the first one is, which of the following statement is correct about State of India Education Report? So हाल ही में यूनेस्को के द्वारा स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 रिलीज़ की गई है और इस रिपोर्ट का मेन फोकस है ऑन द टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंडिया। भारत की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा शिक्षण पर इस रिपोर्ट का ध्यान केंद्रित है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इसका करेक्ट आंसर बोथ 1 और 2 होगा। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के द्वारा इसको डेवलप किया है अंडर द गाइडेंस ऑफ यूनेस्को। अंडर गाइडेंस ऑफ यूनेस्को इसको बनाया गया है। तो इस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि जो भारत में स्किल फोर्स को बढ़ाने की आवश्यकता है और करेंटली जो है गवर्नमेंट 10 मिलियन यूथ को हर साल प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि 2022 तक कम से कम 110 मिलियन स्किल्ड फोर्स जो है वो भारत में तैयार हो जाए। 110 मिलियन स्किल्ड फोर्स जो है भारत में रेडी हो जाए 2022 तक। ये जो रिपोर्ट है इसमें डिटेल जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हेल्प से जो भी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज जो भी बनाई जानी है उसको बनाया जा सकता है डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा। इस रिपोर्ट में 10 रिकमेंडेशंस दिए गए हैं कि कैसे जो भारत में इनफॉर्मल वर्क फोर्स है उसको कैसे स्किल प्रदान की जा सकती है, कैसे जो गोल है स्किल्ड फोर्स का उसको अचीव किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि जो टैंजिबल और इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज है भारत का, इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि क्योंकि ये जो इनटैंजिबल टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज है ये बहुत सारे लोगों को जो है रोज़गार प्रदान करता है, उनके लाइवलीहुड का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। यूनेस्को की हम बात करें तो ये 1945 में ये फॉर्म हुआ था एंड इसकी करंट जो डायरेक्टर जनरल है वो ऑड्रे अजौले हैं एंड इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो पेरिस फ्रांस में हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया विल होस्ट 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? सो रूरकेला एंड भुवनेश्वर, हैदराबाद एंड चेन्नई, न्यू दिल्ली एंड गुरुग्राम एंड चंडीगढ़ एंड मोहाली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि अभी हाल ही में ये अनाउंसमेंट किया गया है बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कि भारत जो है वो 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप इसकी मेज़बानी करेगा। और जो लास्ट ईयर हुआ, लास्ट ईयर नहीं कहेंगे, जो लास्ट हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था 2018 में, इसको भी उड़ीसा के द्वारा होस्ट किया गया था एंड नाउ फिर से रूरकेला और भुवनेश्वर जो है वो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट करेंगे। जो 2018 का वर्ल्ड कप था इसको बेल्जियम द्वारा जीता गया था। ठीक है, बेल्जियम वॉज द विनर। और जो 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है ये 15th एडिशन है जब से ये हॉकी वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है और ये हॉकी वर्ल्ड कप 1971 से स्टार्ट हुआ था और ये हर 4 साल में खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ स्कीम फॉर अप्रूवल ऑफ हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज एट द रिक्वेस्ट ऑफ FSSAI? निम्न में से किसने FSSAI के अनुरोध पर स्वच्छता रेटिंग ऑडिट एजेंसी है उसके अनुमोदन के लिए एक योजना शुरू की है? नेशनल बोर्ड फॉर क्वालिटी प्रमोशन, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, NABCB एंड NABL। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने FSSAI के रिक्वेस्ट पर एक स्कीम लॉन्च की है फॉर अप्रूवल ऑफ हाइजीन रेटिंग ऑडिटिंग एजेंसीज और इस स्कीम का मेन एम है टू इंक्रीज द हाइजीन रेटिंग इन इंडिया। भारत में जो हाइजीन रेटिंग है इसको बेहतर करना है और जो नंबर ऑफ हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज हैं इनका नंबर जो है भारत में बढ़ाना है।
नेक्स्ट इज विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ऑन डैश। विजय दिवस देश भर में डैश को मनाया जाता है। 17 दिसंबर, 18 नवंबर, 14 सितंबर एंड 16 दिसंबर। तो विजय दिवस जो है ये हर वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है और बेसिकली ये 1971 में जो इंडो पाक वॉर हुआ था तो उसमें इंडिया की विक्ट्री को मार्क करने के लिए ये मनाया जाता है। इंडिया की जीत को मनाने के लिए ये दिन मनाया जाता है और इस साल इसकी 50वीं सालगिरह है और इसी के चलते सरकार जो है इस साल को स्वर्णिम विजय वर्ष मना रही है। स्वर्णिम विजय वर्ष सरकार मना रही है और इसी दिन को 16 दिसंबर को जो बांग्लादेश है ये इसको अपना इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाता है क्योंकि ये जो 1971 का इंडो पाक वॉर हुआ था ये बेसिकली बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए वॉर था। नेक्स्ट इज डाक पे ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड डैश। डाक विभाग और डैश के द्वारा डाक पे ऐप लॉन्च किया गया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक एंड एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा एक पेमेंट ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है डाक पे और ये सिर्फ एक डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं है, इसमें जो अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा प्रदान की जाती हैं वो बैंकिंग सर्विसेज भी यहाँ से अवेल की जा सकती हैं। इससे आसानी से पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं और जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको भी खरीदा जा सकता है ऑनलाइन। नेक्स्ट इज कजाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन इन द ईयर डैश। कजाकिस्तान को डैश में सोवियत संघ से स्वतंत्रता मिली 1992, 1993, 1991 या 1994। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो अभी कजाकिस्तान ने 16 दिसंबर को अपना 29th जो इंडिपेंडेंस डे है वो मनाया है क्योंकि 1991 16 दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन का जब पतन हुआ था तो कजाकिस्तान भी उससे अलग होकर एक अलग राष्ट्र के रूप में उभरा। और जो कजाकिस्तान है इसकी हम बात करें सेंट्रल एशिया में लोकेटेड एक कंट्री है और ये सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है और ये अपने फर्स्ट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस जो है 2021 में होल्ड करेगी। नेक्स्ट इज लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। लोसार त्यौहार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? उत्तराखंड, नागालैंड, लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो लद्दाख में हाल ही में लोसार फेस्टिवल की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। ये 15 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और आने वाले 15 दिनों में चलेगा। इसमें स्पेशल प्रेयर्स जो है वो लेह में परफॉर्म की जाएंगी। इसको लद्दाखी या फिर तिब्बतन न्यू ईयर की फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता है कि कैसे अच्छाई और बुराई में स्ट्रगल चलता रहता है उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हैव ऑर्गेनाइज्ड अ सिंपोजियम ऑन डैश। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी और उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ने डैश पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ग्रीन हाउस गैसेस, क्लीन एनर्जी एंड बायोफ्यूल्स। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है। तो हाल ही में इन दोनों ने मिलकर एक ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पर यानी कि उष्णकटिबंधीय मौसम पर एक सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया और इस सिंपोजियम में इस चीज़ को दर्शाया गया कि जितने भी माउंटेनियस रीजन्स हैं यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर वेदर और क्लाइमेट सर्विसेज कितनी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी जो वेदर क्लाइमेट होता है वहाँ पर नॉर्मल नहीं होता है, काफ़ी कठिनाइयों का वहाँ पे सामना करना पड़ता है लोगों को। सो अगर टाइमली उनको किसी भी कोई भी नेचुरल कैलामिटी होती है तो उससे सावधान करने के लिए यहाँ पर वार्निंग सिस्टम्स लगाए जाने चाहिए। और इसके चलते इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी ने इन्फॉर्म किया कि जो वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज हैं वो माउंटेनियस रीजन्स में लगाई गई हैं, उनको अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी वहाँ पर खोला गया है।
नेक्स्ट इज रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज हिमालयन सीरो साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ह्यूमंस। हिमालयन सीरो को हाल ही में मनुष्य द्वारा किस क्षेत्र में देखा गया, तो उनको वेस्टर्न हिमालयन रीजन में देखा गया है, जहाँ पर लाहौल स्पीति वैली लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। और ये जो वैली है, ये इसकी जो एवरेज एलिवेशन है ये 4000 कुछ मीटर से भी ऊपर है। और जो ये हिमालयन सीरो है ये यूजुअली 2000 से लेकर 4000 की ऑल्टीट्यूड में पाया जाता है, तो इसीलिए इसका पाया जाना थोड़ा अनयूजुअल है। और ये जो हिमालयन सीरो है ये एक क्रॉस है बिटवीन गोट, डंकी, काउ एंड पिग। तो इसमें बहुत सारे इसके फीचर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल से मिलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट इज व्हाट इज द आयुसीन स्टेटस ऑफ हिमालयन सीरो। हिमालयन सीरो की आयुसीन स्थिति क्या है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड लीस्ट कंसर्न। तो इसका आयुसीन स्टेटस वल्नरेबल है और इसको शेड्यूल 1 में, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 है, उसके अंतर्गत भी इसको संरक्षण प्राप्त है। और ये मेनलैंड सीरो का एक सब स्पीशीज है, ये एक हर्बीवोर है। ये यूजुअली एशिया में पाया जाता है और जो हिमालयन सीरो है ये हिमालयाज में ही पाया जाता है। ये ट्रांस हिमालयन रीजन में नहीं पाया जाता जबकि। और ये एक लार्ज हेड, थिक नेक, मीडियम साइज्ड मैमल है। इसके छोटे पैर होते हैं और जो डोंकी होता है उसके जैसे इसके कान होते हैं। 12th ग्रिहा समिट जो है 15 से 16 दिसंबर 2020 को हेल्ड हुआ है और इसको वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। इसमें शाश्वत मैगजीन लॉन्च की गई वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा और इसके अलावा एक बुक भी लॉन्च की गई 30 स्टोरीज बियॉन्ड बिल्डिंग्स। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि 30 स्टोरीज बियॉन्ड बिल्डिंग्स ये किसके द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई, तो ये वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एम वेंकैया नायडू है। सो 12th गृह शिखर सम्मेलन का विषय है रिजुविनेटिंग रेजिलिएंट हैबिटेट्स, कायाकल्प करने वाली लचीली आदतें। The main objective of this summit is to bring all stakeholders on a single platform for development of green and sustainable habitats। तो इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई देश भर में हरित और सतत आवास के लिए, इसके विकास के लिए सभी हितधारकों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है, एक मंच पर लेकर आना है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे गवर्नमेंट ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया लॉन्च किया था 2019 में, ताकि बेस्ट अवेलेबल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को पहचान की जा सके। Government has also selected 6 innovative construction technology for constructing 6 lighthouse project। तो 6 लाइट हाउस परियोजना के निर्माण के लिए 6 नवीन निर्माण प्रौद्योगिकी का चयन भी किया था। इसके अलावा आशा इनिशिएटिव के अंतर्गत गवर्नमेंट ने इंक्यूबेशन सेंटर भी लॉन्च किया फॉर R&D इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। गृहा जो है ये गृहा काउंसिल रेटिंग सिस्टम का अपग्रेडिंग वर्जन जो है उन्होंने लॉन्च किया है गृहा ने। गृहा इज ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, एकीकृत आवास मूल्यांकन परिषद के लिए ग्रीन रेटिंग। इट इज डेवलप्ड बाय टेरी एंड इट वाज अडॉप्टेड एज अ नेशनल रेटिंग सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग कोड्स अक्रॉस द कंट्री। इसे टेरी के द्वारा विकसित किया गया है और ये देश भर में ग्रीन बिल्डिंग के लिए एक राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली के रूप में अपनाया गया था। इसकी वजह से कोई भी बिल्डिंग है तो उसकी परफॉर्मेंस को असेस किया जा सकता है कि जो भी बेंचमार्क्स है उसको ये मीट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गृह, गृह के बारे में कौन सा कथन सही है। थीम ऑफ 12th गृह समिट इज रिजुविनेटिंग रेजिलिएंट हैबिटेट्स। तो इस शिखर सम्मेलन का विषय है कायाकल्प करने वाली लचीली आदतें। इट इज डेवलप्ड बाय टेरी, ये टेरी द्वारा विकसित किया गया है। So you have to select the correct quote, one only, two only, both 1 and 2 and none of the above। So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट इज इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक शिप को कमीशन किया है गोवा में विच इज नेम्ड एज सुजीत और ये इंडिजिनसली बिल्ड किया गया है। ये सेकेंड है इन द सीरीज ऑफ 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल विच आर टू बी बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, ये 5 जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल बिल्ड करे जाने थे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, उसकी श्रेणी में ये दूसरा है।
एंड इट विल हेल्प इन एनहांसिंग द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय तटरक्षक की परिचालन क्षमता को ये बढ़ाने में मदद करेगा। इसमें पावर मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, साथ ही फायर फाइटिंग सिस्टम भी है, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, नेविगेशन इक्विपमेंट, सेंसर, सभी इसमें जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सब इंस्टॉल्ड है। एंड इट विल बी स्पेसिफिकली डिप्लॉयड एट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इसको पेट्रोलिंग के लिए लगाया जाएगा। सो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, जो भी कोस्ट लाइन होती है, मेनलैंड कोस्ट लाइन, वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स या उससे बियॉन्ड भी, डिपेंडिंग ऑन कि क्या क्योंकि कुछ जगह पे 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड भी होता है। सो बेसिकली हम मान लेते हैं कि 200 नॉटिकल माइल्स तक जो रीजन होता है वो किसी कंट्री के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इंडिया कोस्ट गार्ड की हम बात करें तो आर्म्ड फोर्स है ये, और मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है और ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 18 अगस्त 1978 में। सो क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कोस्ट गार्ड शिप हैज़ बीन कमीशन्ड एट गोवा। हाल ही में गोवा में निम्नलिखित में से किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया गया है? सम्राट, सचेत, सुदर्शनी एंड सुजीत। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सुजीत। नेक्स्ट इज चिल्हाती हल्दीबारी रेल लिंक जो है, इसको इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा 55 सालों के बाद इसको फिर से खोल दिया गया है। एंड ये जो रेल लिंक है, इट इज़ पार्ट ऑफ ब्रॉड गेज मेन रूट विच इज़ फ्रॉम कोलकाता टू सिलीगुड़ी, उसका ये पार्ट है। और इसको 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय पर बंद कर दिया गया था और अब इसको फाइनली खोला जा रहा है। और इसको कल जो है इनॉग्रेट किया गया एट द टाइम ऑफ वर्चुअल समिट जो भारत और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के बीच में हुई। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना है। और 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध था, इससे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में 6 रेल लिंक संपर्क जो है वो चालू थे, और इन 6 में से 4 को रीओपन कर दिया गया है, जो है पेट्रापोल बेनापोल, गेड़े दर्शना, सिंगाबाद रोहनपुर और राधिकापुर बिरौल। और जो चिल्हाती हल्दीबारा का जो खोला जा रहा है, ये 5th रेल लिंक है। ये जो रेल लिंक है ये असम और वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश के साथ जोड़ेगा, और करेंटली इट इज़ मेकिंग द प्रोसेस ऑफ मूविंग कार्गो बिटवीन द 2 कंट्रीज ईजियर। तो अभी हाल ही में क्या होगा, जब ये चालू हो जाएगा तो इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में जो कार्गो मूवमेंट है वो आसान हो जाएगा, और इसके बाद जो है बाद में पैसेंजर्स के मूवमेंट को अलाउ किया जाएगा इस रूट के ज़रिए। हल्दीबारी जो है ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, और चिल्हाती जो है ये बांग्लादेश में लोकेटेड है। सो द क्वेश्चन इज, द रीओपनिंग ऑफ चिल्हाती हल्दीबारा रेल लिंक विल एनहांस इंडियाज कनेक्टिविटी विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। चिल्हाती हल्दीबारा रेल लिंक को फिर से खोलने से भारत की कनेक्टिविटी निम्न में से किस देश के साथ बढ़ेगी? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान एंड नेपाल। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज बांग्लादेश। और हाल ही में भूटान ने इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए हैं, इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके अलावा भूटान और बांग्लादेश ने एक पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पे भी सिग्नेचर किए हैं। बांग्लादेश का ये पहला प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, और वो भी उसने भूटान के साथ साइन किया है। नेक्स्ट इज, इसरो ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 लॉन्च किए। इसका पुराना नाम GSAT-12R था, और इसको PSLV C50 के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो सैटेलाइट है इसको इसरो के द्वारा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के लिए लॉन्च किया गया है फ्रॉम दी 2nd लॉन्च पैड ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। और परसों ही इसका जो 25 घंटे का काउंटडाउन था वो शुरू हो गया था, और ये जो लॉन्च हुआ है ये 52nd फ्लाइट है PSLV की, और एक्सेल वेरिएंट की 22nd फ्लाइट है। टोटल अगर हम बात करें तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से 77th लॉन्च मिशन है। PSLV C50 ये एक्सेल वेरिएंट यूज़ करता है PSLV का, जिसमें 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगे हुए हैं,
और क्योंकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो जनरली हेवियर होती हैं, इसीलिए एक्सेल वेरिएंट का इस्तेमाल किया गया है। CMS-01 will provide services in the extended C-band of frequency spectrum। तो ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये तो 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट है भारत की। इसके अलावा ये जो भी एक्सटेंडेड सी स्पेक्ट्रम बैंड है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बैंड है, इसमें ये सर्विसेज प्रदान करेगा। इसका जो मिशन लाइफ है ये 7 सालों का है और ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और इंडिया की मेनलैंड को जोड़ेगा, इसको कवर करेगा पूरा। So the question is, ISRO launched communication satellite CMS-01 through dash flight of PSLV। इसरो ने PSLV की डैश उड़ान के माध्यम से संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च किया है 51st, 52nd, 53rd and 54th। So the correct answer for this will be option B, that is 52nd। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में एक जो है लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है विच इज ऑफ वर्थ 400 मिलियन। इससे क्या हुआ, जो भी कोविड-19 से इम्पैक्टेड पुअर और वल्नरेबल पीपल हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा फंड का। और जो सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है उसका ये सेकेंड सीरीज़ है। इससे पहले $750 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो मई 2020 में अप्रूव कर दिया गया था। दिस विल हेल्प गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इन प्रोवाइडिंग फूड एंड कैश सपोर्ट टू पुअर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, माइग्रेंट्स एटसेट्रा। तो इस गवर्नमेंट के प्रोग्राम में ये हेल्प करेगा जो भी गरीबी उन्मूलन के लिए और माइग्रेंट्स या फिर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए कोविड-19 के दौरान जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए हैं उसमें ये हेल्प करेगा। इस प्रोग्राम को एशियन डेवलपमेंट बैंक और अदर्स के द्वारा चालू किया गया था। वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स में से एक है और इसका एम है कि भाई जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको ख़त्म करना है और शेयर्ड ग्रोथ को प्रमोट करना है। IBRD और IDA मिलकर वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC में है और टोटल 189 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंट इसके डेविड मलपास हैं। So question is, Government of India has signed a pact with Dash to protect the poor and vulnerable from the impact of COVID-19। भारत सरकार ने गरीब और कमज़ोर लोगों को कोविड-19 के प्रभाव से बचाने के लिए डैश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो किसके साथ एक पैक्ट साइन किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट इज किसान कल्याण मिशन जो है यूपी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि जो फार्मर की आय है इसको दोगुना किया जा सके। इसके अंतर्गत बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित एग्जीबिशंस होंगी, MSME प्रोडक्ट और लाइवलीहुड मिशन से रिलेटेड एग्जीबिशंस लगाए जाएंगे। फार्मर्स मीटिंग विल बी ऑर्गेनाइज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर्स। के अलावा जो किसान हैं उनके साथ मीटिंग की जाएगी, उनको बताया जाएगा विभिन्न जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एंड साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वर्कर्स वो साइंटिफिक फार्मिंग के फायदे जो है वो फार्मर्स को बताएंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय द ईयर 2022। तो सरकार की ये जो है ऑब्जेक्टिव है कि भाई 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है और इसके लिए काफ़ी स्कीम लॉन्च की गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसमें कि 6,000 का जो है पर ईयर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है और ये 3 किश्तों में प्रदान किया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है जिसमें ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड की जाएगी 3,000 की फार्मर्स को। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है लॉन्च की गई थी, ये तो काफ़ी पहले लॉन्च की गई थी ताकि जो क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके और इसमें कम से कम प्रीमियम जो है फार्मर्स को भरना पड़े। इसके अलावा पारंपरिक कृषि विकास योजना जो है ये भी लॉन्च की गई ताकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको प्रमोट किया जा सके। तो ये सभी फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए स्टेप्स लिए गए। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड किसान कल्याण मिशन फॉर डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। निम्न में से किस राज्य ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड हरियाणा।
सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। गाइस करेक्ट आंसर कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट इज वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज जो जम्मू कश्मीर में बन रहा है, ये उम्मीद है अगले वर्ष जो है कंप्लीट हो जाएगा और ये चेनाब नदी पर जो है ये बनाया जा रहा है। ये 1315 मीटर जो है लॉन्ग रेल ब्रिज है और ये कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ इंडिया से 2022 तक जोड़ देगा। ये बारामूला को जम्मू से जोड़ेगा। चेनाब रेल ब्रिज की हम बात करें तो इसकी हाइट 359 मीटर्स है और ये एफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंची हाइट पर होगा। इट हैज़ बीन डिज़ाइन बाय फर्म्स फ्रॉम फिनलैंड एंड जर्मनी। फिनलैंड जर्मनी की कंपनियों द्वारा इसका डिज़ाइन किया गया है और इट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड बाय कोंकण रेलवे। डिज़ाइन बाहर से बना है लेकिन कोंकण रेलवे के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, इसको एग्जीक्यूट किया गया है और ये 7th लार्जेस्ट आर्च शेप ब्रिज होगा वर्ल्ड का। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा आर्च आकार का एक पुल होगा। आर्च शेप यानी कि इस तरह का ये पुल होगा। इट कैन विथस्टैंड विंड स्पीड ऑफ अप टू 266 किलोमीटर पर आवर और इसका जो जीवन काल है वो 120 सालों का है। चेनाब नदी की हम बात करें तो लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और फिर ये जम्मू कश्मीर, पंजाब और पाकिस्तान में बहती है। ये दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से संगम से बनती है। चंद्रा और भागा के संगम जो टांडी पर होता है वहाँ से इसका इमर्जेंस होता है। इसका जो एंशिएंट नाम है, प्राचीन नाम इसका अस्किनी है। सो क्वेश्चन इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर इज बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? चेनाब रिवर, रावी रिवर, सतलज रिवर एंड झेलम रिवर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि चेनाब रिवर। नेक्स्ट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है इन द स्टील सेक्टर और सेल ने दूसरी बार जो है ये अवार्ड जीता है। इससे पहले 2 बार भी ये जीत चुका है, तीसरी बार ये अवार्ड जीता है कॉन्सिक्यूटिवली। और ONGC हैज़ वन द गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड फॉर रोबस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ONGC को क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा 1991 में इसको स्थापित किया गया था और ये कॉरपोरेट्स को दिया जाता है उनकी लीडरशिप और इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस के लिए, नेतृत्व और संस्थागत उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इट एनकरेजेस द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस टू गेट रिकॉग्निशन एट अ ग्लोबल लेवल। तो ये वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए संगठनों को उनके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सेल की हम बात करें तो लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है भारत की। ये एक महारत्न PSU है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत कार्य करता है। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और करंटली इसके जो चेयरमैन हैं वो अनिल कुमार चौधरी हैं। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2020। निम्न में से किसने गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2020 जीता है? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत संचार निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सेल। नेक्स्ट इज AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने AFC एशियन कप 2027 की होस्ट करने के लिए बिड किया है और इंडिया जो है ये इसने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 में होस्ट किया था और अब ये फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप और AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का इसको होस्ट कर रहा है। AIFF ने अपना लोगो भी लॉन्च किया है फॉर कैंडिडेचर कैंपेन। तो लोगो में एम्बिशन, कमिटमेंट, फोकस और स्पिरिट जो है वो दिखाता है और जो स्लोगन लॉन्च किया गया है वो है ब्राइटर फ्यूचर टुगेदर। इंडिया की करंटली फीफा रैंकिंग में जो पोजीशन है वो 104th है। AFC एशियन कप की हम बात करें तो एक इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसको एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये सेकेंड ओल्डेस्ट फुटबॉल चैंपियनशिप है वर्ल्ड की। 2019 का AFC एशियन कप जो है कतर के द्वारा जीता गया है और 2023 का जो AFC एशियन कप है ये चाइना के द्वारा होस्ट किया जाएगा।
और 2027 के लिए भारत जो है वो बिडिंग कर रहा है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ये फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है भारत में, और ये 23 जून 1937 में फाउंड की गई थी। इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है और करंट प्रेसिडेंट इसके प्रफुल्ल पटेल हैं। So question is, All India Football Federation has announced its candidature to host the Dash. All India Football Federation ने Dash की मेज़बानी के लिए अपनी उम्मीदवार की घोषणा की है। 2023 AFC एशियन कप, FIFA Under 17 वर्ल्ड कप, 2027 AFC एशियन कप and none of the above. So the correct answer for this is option C, that is 2027 AFC एशियन कप। नेक्स्ट इज पीएम मोदी को G7 समिट अटेंड करने के लिए अगले साल जो होने वाला है उसके लिए ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के द्वारा इनविटेशन भेजा गया है। हाल ही में यूके के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब जो हैं वो भारत में हैं और उन्होंने हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ मीटिंग की थी और साथ ही उन्होंने जो ब्रिटिश पीएम के द्वारा इनविटेशन लेटर सेंड किया गया था उसको पीएम मोदी को हैंड ओवर किया। और यूके जो है ये 47th G7 समिट को 2021 में होस्ट करेगा और इंडिया जो है वो 3 गेस्ट नेशंस में से एक है जिसको G7 में बुलाया गया है। जो अदर 2 नेशंस हैं वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार G7 को एक्सपैंड किया जाएगा और इसमें जो है 10 डेमोक्रेसीज को शामिल किया जाएगा और फिर इसका नाम D10 रख दिया जाएगा, यानी कि डेमोक्रेसी 10। G7 ग्रुप की हम बात करें तो ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1975 में फाउंड हुआ था और इसमें जो मेंबर्स हैं वो फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, जर्मनी, यूएसए एंड यूके हैं। अभी ये 7 के बाद यहाँ पे साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया और भारत को जो है यहाँ पे इनविटेशन दिया गया है, तो ये यहाँ पे D10 ग्रुप बन जाएगा, यानी कि डेमोक्रेसी 10। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 2020 के लिए चेयरमैन थे इस ग्रुप के। सो क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द 3 गेस्ट नेशंस इनवाइटेड टू G7 समिट नेक्स्ट ईयर। अगले साल G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित 3 अतिथि राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड जापान। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो फर्स्ट 3 हैं दीज आर इनवाइटेड और फोर्थ नहीं है। नेक्स्ट इज, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने डिसाइड किया है कि एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए फॉर शुगर टू फार्मर्स 3,500 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे और सब्सिडी जो है ये डायरेक्टली शुगर केन फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र की जाएगी। कैबिनेट हैज़ अप्रूव द ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम इन 7 फ्रीक्वेंसी बैंड्स फॉर वैलिडिटी पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 20 वर्ष की वैधता अवधि के लिए 7 आवृत्ति बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। CCA ने एक और अप्रूवल दिया है टू द रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टीमेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट 6 राज्यों के लिए। और इससे क्या होगा, इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है यहाँ पर इन 6 राज्यों में स्ट्रॉन्ग होगा। ये 6 राज्य हैं मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा एंड असम। NERP-SIP इसको 2016 में अप्रूवल मिला था और ये 2023 तक प्रोजेक्ट चलेगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। भारत में अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है और ये लार्जेस्ट शुगर केन और केन शुगर प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जो है ये फर्स्ट और सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो शुगर इंडस्ट्री झेल रही है और इसके लिए जो है काफ़ी स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। सो क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर इन इंडिया। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो कौन है सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, दैट इज उत्तर प्रदेश। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो न्यूज़ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।